हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुजरात विजय की गुजरात राज्य के श्रृंखला के अंतर्गत महमूद शाह वेगड़ा के बारे में बताया था। महमूद शाह वेगड़ा ने किस तरह से चांपानेर के दुर्ग की विजय की, गिरनार के दुर्ग की विजय की और उसकी क्या उपलब्धियां रहीं। आज हम आपको गुजरात के इतिहास के अंतर्गत बहादुर शाह के बारे में बताएंगे, जो गुजरात के शासकों में अंतिम महान सुल्तान था। तो हम देखते हैं कि महमूद शाह वेगड़ा के बाद मोहम्मद मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बनता है, जिसके बारे में कोई बहुत विशेष उपलब्धियां नहीं हैं। इसके बारे में आमतौर पर एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बहादुर शाह की जब हम बात करते हैं तो 1526 में ये शासक बनता है और ये गुजरात का अंतिम महान सुल्तान था। हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के साथ इसके जो संबंध रहते हैं अत्यधिक संघर्षपूर्ण थे। हम देखते हैं कि इसने क्या किया है कि पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया है। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक महान उपलब्धि है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसने मालवा की विजय की। मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को इसने पराजित किया और मालवा का अपने राज्य में विलय कर लिया। हम देखते हैं कि पूर्वी मालवा क्षेत्र में रायसेन और सारंगपुर, भेलसा, इनके जो शासक होते हैं सिलहदी राजपूत शासक थे। उन्हें इसने धोखे के साथ, छल के साथ अपने शिविर में बुलाया और बंदी बना लिया और इस प्रकार से उस राजपूत शासक सिलहदी के राज्य पर इसने अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1535 में इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए क्या किया इसने रूमी खां की सहायता से चित्तौड़ पर अधिकार किया, लेकिन रूमी खां ने देखा कि उसे चित्तौड़ का गवर्नर जब नहीं बनाया गया तो वो अंततः असंतुष्ट हो जाता है और असंतुष्ट होने के कारण जब मालवा से आते हुए गुजरात क्षेत्र पर हुमायूं के द्वारा आक्रमण किया गया, उस समय रूमी खां ने काफ़ी निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया और अंततः वो हुमायूं के साथ में हो जाता है और बहादुर शाह की पराजय में योगदान देता है। तो हम देखते हैं कि चित्तौड़ पर इसने अधिकार किया। राणा विक्रमजीत सिंह थे और इसी समय एक कहानी बताई जाती है कि रानी कर्णवती ने हुमायूं के लिए पत्र लिखा था, चिट्ठी भेजी थी और राखी भी भेजी थी कि उसकी वो सहायता कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि चित्तौड़ को हुमायूं की सहायता प्राप्त नहीं होती है और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। पुर्तगालियों से संबंध अत्यधिक संघर्षपूर्ण थे और हम देखते हैं कि जब मुगलों ने इसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंतर्गत अपनी बढ़ती हुई शक्ति के कारण जो मुगलों के शत्रु थे उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान की। हम देखते हैं उनमें आलम खां लोधी जैसे जो कालपी से पलायन करके गुजरात में पहुंचता है, उसे इसने शरण प्रदान की है और इसी के कारण ये इसे मुगल बादशाह हुमायूं के कोप का भाजन बनना पड़ा। हुमायूं ने जब गुजरात पर आक्रमण किया है तो रूमी खां ने इसे आत्मरक्षार्थ प्रबंध करने का परामर्श दिया और हम देखते हैं कि जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय ये पराजित होता है और पलायन करता है। गुजरात से पलायन करके ये मांडू पहुंचता है, मांडू से चांपानेर पहुंचता है। ये सारा पलायन चलता रहता है और हुमायूं इसका लगातार पीछा करता रहता है। अंततः फिर ये पुर्तगालियों की मदद लेने के लिए दीव से आगे बढ़ता है और अपने 1000 जहाज़ों के समुद्री बेड़े को
आग लगाकर नष्ट कर देता है, जो इसने पुर्तगालियों से संघर्ष के लिए तैयार किया था, निर्मित किया था। इसे इस बात की आशंका होती है कि हुमायूं का अगर इस जल बेड़े पर अधिकार हो गया तो ये इसके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ऐसी स्थिति में इसने अपने समुद्री जहाजी बेड़े को, जिसमें 1000 जहाज सम्मिलित थे, आग लगाकर नष्ट कर दिया और ये पुर्तगालियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है। पुर्तगाली गवर्नर से ये संधि करता है और उस संधि के तहत ड्यूक में दुर्ग बनाने की अनुमति पुर्तगालियों को प्रदान कर दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय होता क्या है कि हुमायूं को सूचना प्राप्त होती है, समाचार प्राप्त होती है कि उत्तर भारत में और विशेषकर पूर्वी भारत में शेर खां के द्वारा अपनी स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में गुजरात से हुमायूं वापस लौटता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपनी शक्ति का संचय बहादुर शाह फिर से करता है और अपने गुजरात क्षेत्र पर फिर से विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहादुर शाह को पुर्तगालियों के साथ की गई संधि, जिसमें उसे पुर्तगालियों को अत्यधिक रियायतें प्रदान की थीं, ऐसी संधियों को लेकर उसे पश्चाताप होता है और उन संधियों से पीछे हटने का वो प्रयास करता है। वो ऐसी स्थिति में होता क्या है, पुर्तगालियों का क्रोध उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब वो पुर्तगालियों से संधि वार्ता के लिए जा रहा होता है, उसी समय पुर्तगालियों के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। 13 फरवरी 1537 को इसका वध हो जाता है। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु सुल्तान माना जाता है। ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर का भतीजा और राणा सांगा का भतीजा, ये दोनों ही इसके दरबारी थे, इसके दरबार में थे। तो हम कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एक सहिष्णु सुल्तान था। ये अपने वंश का, गुजरात का अंतिम महान सुल्तान था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात में एक अव्यवस्था स्थापित रहती है। उसी अव्यवस्था के बाद हम देखते हैं 1572 में अकबर के द्वारा गुजरात का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जिस गुजरात राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के काल में हुई थी, उसका अपना प्रांतीय स्वरूप, उसका अपना स्वतंत्र स्वरूप नष्ट हो जाता है और गुजरात मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुजरात में अंतिम महान सुल्तान बहादुर शाह था, जिसका पुर्तगालियों से और मुगलों से बराबर का संघर्ष रहा है। और ऐसी स्थिति में अंततः उसे पुर्तगालियों से संघर्ष के कारण और मुगलों से संघर्ष के कारण अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ा, अंततः अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। तो आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक और शेयर करें। इस प्रांतीय राज्यों की श्रृंखला के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भारत के किसी अगले राज्य के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।